साथियों जय हिंद। साथियों आज हम फिजिक्स के टॉपिक जो लाइव चल रहा था उसके अंतर्गत टॉपिक का अध्ययन करेंगे। लाइट में हमने आपको क्या क्या बता दिया था। लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है बता दिया था। लाइट का जो मुख्य गुण है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बता दिया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन आपको बता दिया था, परावर्तन के नियम बता दिया था आपको, परावर्तन के नियम बता दिया था। और दोस्तों अपवर्तन प्रकाश का क्या है ये बताया था आपको, अपवर्तन के नियम। यहाँ तक टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, अपवर्तन के नियम। दोस्तों आगे चलते हुए हम बात करते हैं। हमने स्नेल्स लॉ या अपवर्तन का द्वितीय नियम प्रकाश का बताया था। स्नेल्स लॉ क्या बताया था, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू एन। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है। इसमें क्या हमने बताया था स्नेल्स लॉ में, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो क्या होता है, प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है प्रकाश की, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसका प्रथम नियम क्या था आपको बताया था हमने कि अगर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई भी पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपतित होता है तो क्या करता है, वो या तो अविलंब की ओर मुड़ जाता है या अविलंब से दूर हट जाता है। अगर ये विरल से सघन में आ रही है माध्यम में, रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रही है तो क्या करेगी, नॉर्मल अविलंब की ओर झुक जाती है। और अगर ये प्रकाश की किरण कैसे आ रही, सघन से, डेंसर से किस में आ रही है, विरल में आ रही है, रेयर में आ रही है, तो क्या करती है वो दूर हट जाती है अविलंब से। इस क्रिया को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह एंगल आपतन कोण होता है, यह होता है अपवर्तन कोण। यह आपकी आपतित किरण होती है, आपतित किरण इंसिडेंट रे, और यह आपकी अपवर्तित किरण होती है, अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे होती है। यह आपका अविलंब होता है नॉर्मल, नॉर्मल। अब ये मीडियम 1 होता है, माध्यम 1, ये माध्यम 2 होता है, ये पारदर्शी माध्यम। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अविलंब की ओर झुक जाती है, कब झुकेगी, जब विरल से सघन में आएगी, जब रेयर से डेंसर में आएगी, या अविलंब से दूर हट जाती। दूर कब हटेगी, जब डेंसर से रेयर में आएगी, अविलंब से दूर हट जाती। ये प्रकाश की क्रिया ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब पहला नियम इसका क्या बताया था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। तथा दूसरा नियम क्या था, स्नेल्स ने दिया था, इसलिए स्नेल का नियम कहते हैं। क्या था कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। साइन आई अपान साइन आर ऑलवेज भी कांस्टेंट, नेतांक, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, नियतांक होता है। नियतांक क्या होता है, नियत रहता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये एंगल क्या होता है, ये अगर बड़ा होगा तो ये क्या होगा, छोटा होगा। अगर ये और हम एक मीडियम ले लें, ये मीडियम ले लें और इसको ड्रा कर दें, तो अगर ये आपका विरल माध्यम है, ये सघन है और फिर ये विरल है, ये फिर विरल है आपका। मान लीजिए वायु है आपका, फिर ये कांच है,
फिर ये आपका कोई दूसरा मीडियम ले लीजिए, पानी ले लीजिए, इससे विरल है ये, वायु विरल है, रेयरर है, फिर कांच इससे डेंसर है, फिर ये पानी जो होगा इससे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल इसके अपेक्षा क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इसके अपेक्षा ये विरल होगा। तो ये माध्यम 2 हो गया आपका, ये माध्यम 3 हो गया। अब मान लीजिए विरल है तो ये फिर हटेगी इससे दूर अवलंब से ये, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, फिर अगर ये आपका छोटा है तो एंगल ये बड़ा हो जाएगा। ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है। तो कहने का मतलब है अगर एक कोण बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा, इसलिए दूसरा अगर छोटा है तो एक बड़ा होगा। इसका मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, इसलिए इनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक घटेगा तो दूसरा उतना ही बढ़ेगा, दूसरा अगर घटेगा तो पहला उतना ही बड़ा होगा। तो इस नियम को नियतांक स्नेल ने दिया था, इसलिए स्नेल का नियम कहते हैं। ये हमारे अपवर्तन के नियम हो गए थे। अब अगर ये मीडियम देखें हम, अगर इसको हम साइन आई साइन आर इज इक्वल टू 1n2 ऐसे भी लिखते हैं। प्रथम माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। दूसरा माध्यम है, अगर हम 3 माध्यम के लिए लेते हैं तो क्या इसको कर सकते हैं, माध्यम 2 के लिए अगर है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप उल्टा कर दें तो ये 2n1 हो जाएगा। अगर माध्यम बदलेगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये 1n2 है। अगर ये तो क्या हो जाएगा, इसको अगर उल्टा कर दें हम तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर है, इसी को अगर हम रिवर्स कर दें तो क्या, इसे उल्टा अगर हम दोनों तरफ कोई भी क्रिया क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ अगर इक्वल है तो दोनों तरफ क्रियाएं आप लगा सकते हैं बराबर। अगर इसको हम रिवर्स करते हैं तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो अगर इसको हम क्या करें, 1 अपान साइन, इसको ऐसे लिख लें, साइन आई साइन आर अपान साइन आई, अगर इसको करें तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये 2n1 हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें आप देखेंगे तो साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। अभी देखें क्या हो जाएगा, ये 1n2 है, ये हो जाएगा 2n1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 1 अपान 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1n2 इंटू 2n1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा ये, अब इक्वल कर लो किसी एक को, तो 1n2 इज इक्वल टू, अगर ये वायु है ये कांच है तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 2n1 हो जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा। आर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान n2। कहने का मतलब है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं अगर माध्यम हम चेंज करते हैं। ये क्या है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ये क्या है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसी तरीके से अगर 3 माध्यम हो जाएं, यदि 3 माध्यम हो जाएं, 3 माध्यम हो, 1 2 3 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक माध्यम का दूसरे के सापेक्ष गुणे दूसरे माध्यम का तीसरे के सापेक्ष गुणे तीसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष। वैल्यू अगर देखें तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी आपकी, अब इसी को मान लीजिए अगर ये अपवर्तनांक है तो 3 के सापेक्ष किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये वैल्यू इसकी निकालो आप तो इसको क्या लिख सकते हो आप,
इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही है, हमने सापेक्ष वाला लिख दिया। तो इसकी वैल्यू देखो क्या होती है, आप n2 n2 कट गया, n3 n3 कट गया, n1 n1 कट गया, बराबर 1 आती वैल्यू। इस प्रकार से इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम देख सकते हैं 1 n2 इंटू 2 n3 इंटू 3 n1 इज इक्वल टू 1 होता हमेशा। इफ अगर मान लीजिए 1 इज इक्वल टू एयर है आपका, वायु, इसको ए लिखेंगे। 2 माध्यम क्या है आपका, कांच है, मान लीजिए ग्लास, कांच, अगर इसको आप जी लिखेंगे। 3rd माध्यम आपका मान लीजिए क्या है, वाटर, मान लीजिए पानी, वाटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर को आप किससे करेंगे निरूपित, डब्लू, पानी, जल, जल लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका डब्लू। अब इसकी जगह वैल्यू अगर रख दो, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ए यहाँ हो जाएगा ANG इंटू वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक इंटू कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक इंटू जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, RANG का निकालें, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर लिख सकते हो 1 अपान में ये आ जाएगा GNW इंटू WNA। अगर आप ये ऊपर ले जाओ इसको, R ऐसे भी लिख सकते हो, ANG इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ANW हो जाएगा अपान GNW, अर्थात वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बटे कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। ऐसे ये फार्मूला प्राप्त होता है। ऐसे इस फार्मूले को भी ले सकते हैं आप, इसको इधर ले आइए तो ये अपान में आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालो तो ये अपान में आ जाएगा। इसी से आप आदर्श फार्मूले इसके करते हैं, प्राप्त करते हैं। या 1 n2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 n3 इंटू 3 n हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी होती। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए होंगे आप, अपवर्तनांक, इसका डेरिवेशन है, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है, आगे बहुत ही काम में आएगा। सॉरी। अब इसको दोस्तों आगे हम देखते हैं, आगे हम इसी बेस पे क्या है, क्या पढ़ाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये दोस्तों होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, इसकी कंडीशन है दोस्तों, क्या कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी आपतित होती है, जब प्रकाश के कारण तिरछी 90 डिग्री नहीं, तिरछी 90 होगी तो 90 जाएगी, रिवर्स बैक हो जाती है मोस्टली। तो क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से तिरछी आपतित होकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो क्या करती है वो, तो वह पूर्ण रूप से अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है। कब लौट आती है, जब इसका अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, या उसका अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। क्रांतिक कोण 90 अंश होता है जब अपन को, तो जब इसके अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो रेज क्या करती, अपने ही माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौट आती। जैसे विरल है आपका माध्यम, विरल माध्यम, इसको हम रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम। और ये मान लीजिए डेंसर है आपका, सघन माध्यम है। माध्यम तो आप समझते हैं ना, मीडियम। रेयरर में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं और सघन में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। जैसे आपका कांच और हवा, कांच सघन हो गई और वायु हवा क्या हो गई, विरल हो गई। तो जब कोई मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ पे हो गई, तिरछा आपतित हो गई, है तिरछी आपतित हुई, ये ऐसे मान लीजिए आपतित हुई, ये आपतित हुई, तो ये अपवर्तित हो गई ऐसे। आप जानते हैं कि सघन से विरल में जब किरण जाती तो क्या करती है, अभिलंब से दूर हटती, तो ये इधर नहीं जाके इधर हटेगी। और फिर मान लीजिए ये इतना एंगल बनाई, फिर मान लीजिए और फिर ये ऐसे आके आपतित हुई, ऐसे, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगी इस पे। अब फिर जब ये फिर मान लीजिए और ये ऐसे आपतित हुई आपकी, तब क्या, तब ये और दूर हटेगी, तब ये इधर आ जाएगी। तो ये इसी माध्यम में गई और इसी माध्यम वापस आ गई। कब वापस आई, जब ये अपवर्तन कोण इसका 90 अंश से ज्यादा हो गया, जब ये ऐसे हो गया, ऐसे 90 अंश से तो इसी पे आ गई। जो 90 अंश से ज्यादा हो गया तो क्या करी किरण, जिस माध्यम से गई उस माध्यम में ही वापस आ गई। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश जा करके अपने ही माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौट आता है। ऐसी अपवर्तन की घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। जिसमें ये घटना होती है तो क्या करती है, पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने ही। जैसे हीरा है, हीरा डायमंड क्यों चमकता है ज्यादा, क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया होती है। प्रकाश जाएगा वो अपने माध्यम में वापस आ जाएगा, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है अपवर्तन का मान, 90 अंश, 90 अंश से अधिक हो जाता है। तो जिस अपवर्तन मतलब जिस आपतन कोण पे अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है वह कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है वो कोण हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब मान लीजिए ये एंगल इतना है आपका, तब ये एंगल अपवर्तन कितना हो जाएगा, 90 अंश से आपका अधिक हो जाएगा। ये ऐसे अविलंब से तो एंगल काउंट करेंगे आप, ये हो जाएगा 90 अंश, तो ये आपका एंगल हो जाएगा 90 अंश से अधिक। तब ये घटना क्या हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण इसी में वापस आ जाएगी। ये आपका एंगल आई हो जाएगा, ये आपका एंगल आर हो जाएगा। समझ में आया होगा। पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी आपतित हो जाती है, तो जिस आपतन कोण पर उसके अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक हो जाता है तो किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौट आती है। प्रकाश किरण की ये घटना ही या प्रकाश की घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ गए दोस्तों। तो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा लिख लेंगे हम। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी आपतित होती है, तिरछी आपतित होती है, आपतित होती है, तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का जब जिस भी कर सकते हैं, तो पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश से अधिक होने पे 90 अंश से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौट आती है। तो प्रकाश की किरण अपने ही माध्यम में पूर्ण रूप से वापस लौट आती है। प्रकाश की यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की यह घटना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। परावर्तन कहलाती है। या आप कह सकते हैं जिस आपतन कोण पर क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो वो कोण क्या कहलाता है, तब प्रकाश की किरण अपने माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की घटना ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसमें पूरी लाइट एक ही माध्यम में आ जाती है। जैसे हीरे का चमकना, हीरे में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसलिए वो क्या होता है, सबसे ज्यादा चमकता है। अब देखिए, अगर ये साइन आई है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1/2 होता है। अब आप देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा, अगर ये एंगल कितना हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए, तो क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल आर अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपान ये क्या हो जाएगा, साइन 90। अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 है, इसको इक्वल टू n कहते हैं, कांस्टेंट है आपका, अपवर्तनांक है। तो साइन आई और ये क्या हो जाएगा, आई सी, तो ये हो जाएगा क्रांतिक कोण कहलाएगा, जिस पे 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन का कोण का मान जिस पे 90 अंश हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ये क्रांतिक कोण हो जाएगा। साइन आई सी इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 90 जब हो जाएगा तो n हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण कब होता है, जब आपका जिस आपतन कोण पर क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो ये कोण क्या बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है, क्रांतिक कोण बन जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया अपवर्तनांक के डेरिवेशन पे, अपवर्तनांक का कैसे रिलेशन होता है माध्यमों में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, अपवर्तन में दूसरे से तीसरे में जाती है, तो क्या उसका रिलेशन होता है, उस संबंधों पे हमने अध्ययन किया।
और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है उस पर अध्ययन किया। आपको शायद समझ में आया होगा। अब इसके जितने अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन हैं, इसके आगे हम चर्चा करेंगे। इसके आगे अब हम किस पे चर्चा करेंगे, इसके जो न्यूमेरिकल इसके बेस्ड होते हैं उनके एप्लीकेशन पे हम चर्चा करेंगे। और फिर हम इसके आगे लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है उस पर चर्चा करेंगे। लेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश की जितनी भी क्रियाएं होती हैं लेंस के माध्यम से होती हैं। इमेजेस जो बनती हैं लेंस के माध्यम से बनती हैं। जनरल लाइव में भी आप आंख से देखते हो लेंस के माध्यम से कैसे इमेज बनती, फॉर्मेशन होता है, वो सब उसी के अंतर्गत आता है। सिंपली अगर हम ऐसे कहना चाहें, एक इंट्रोडक्शन दें हम आपको, लेंस तो लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, होमोजेनियस मीडियम होता है। होमोजेनियस क्या होता है, समांगी माध्यम होता है जो दो सरफेस से मिलकर बना होता है। या तो कर्व सरफेस होंगी आपकी, या एक कर्व होगी, एक क्या होगी, प्लेन होगी। या तो दो कर्व सरफेस से वक्र सतहों से मिलकर बना होता है, या एक समतल तथा एक वक्र सतह से मिलकर बना होता है। ऐसा समांगी माध्यम हमारा क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।